गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कक्षा 12वीं फसल उत्पादन में सोयाबीन की फसलों के बारे में कि सोयाबीन की फसलें क्या होती, किस तरीके की फसलें होती है, उसकी वास्तविक नाम होती है क्या है और उसकी कुल क्या होती है, ये आप लोग को आज हम बताने वाले हैं। उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सोयाबीन एक दलहनी एवं तिलहनी फसलों के रूप में आती है। आप सबको पता है ना। सोयाबीन आपने देखे भी हैं, है ना। ठीक है, सोयाबीन आपने क्या किए हैं, देखे भी हैं। और सोयाबीन एक दलहनी फसलों के रूप में आती है और क्या आती है, एक तिलहनी फसल के रूप में आती है, क्योंकि इसमें तेल एवं प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। आपने सुना होगा और आपने यूज़ भी किया होगा, यानी हम खाने के तेल के रूप में सोयाबीन के तेल का भी प्रयोग करते हैं। खाने के तेल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सोयाबीन के तेल का प्रयोग भी करते हैं। सोयाबीन एक बड़ी के रूप में लेते हैं और एक तिलहनी फसल यानी तेल के रूप में भी हम उसका उपयोग करते हैं। खाने के तेल के रूप में भी हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और वसा की मात्रा भी पर्याप्त होती है। तेल एवं प्रोटीन की और वसा जो होती है उसकी पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है। इसका हम उस तरीके से उपयोग करते हैं। इसका अगर वनस्पतिक नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके वनस्पतिक नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी वनस्पतिक नाम जो होती है ग्लाइसिन मैक्स होती है। क्या होती है, ग्लाइसिन मैक्स। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ग्लाइसिन क्या है, मैक्स होती है। ठीक है, ये इसका क्या है, वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। याद रखिएगा और आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन भी कर लेंगे कि अगर सोयाबीन का नाम पूछा जाता है कि वो सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वो सोयाबीन की जो वनस्पतिक नाम होती है वो ग्लाइसिन मैक्स होती है। दूसरा, अगर हम इसके कुल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कुल के बारे में, तो कुल जो होती है लेग्यूमिनेसी, ठीक है, कुल जो होती है लेग्यूमिनोसी की होती है। इसकी जो कुल है वो लेग्यूमिनोसी के तहत आती है, यानी इसकी प्रजाति जो होती है वो लेग्यूमिनोसी के तहत उत्पन्न हुई है। तो ये इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसका कुल कहते हैं। तो याद रखिएगा, कुल जो होती है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, सोयाबीन की जो कुल है वो क्या है, लेग्यूमिनोसी है। नेक्स्ट है उसके महत्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महत्व किस तरीके से उसका महत्व है। सोयाबीन एक दलहनी वर्ग की फसल के रूप में आती है, दलहनी और तिलहनी फसल के रूप में। ठीक है, भारत में इसकी खेती कुछ ही दशक पूरे ही की जा रही है, यानी कुछ साल पहले ही, कुछ ही साल नहीं बोल सकते, कुछ दशक पहले ही इसकी खेती जो है की जा रही है। और शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस कहा जाता है। शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको क्या कहा जाता है, मांस कहा जाता है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं एक स्पंज नुमा होती है और जो मांस होती है स्पंज के समान अगर हम देखें तो एक स्पंज के समान भी आप लोग को प्रतीत होती है। इसलिए उसको एक शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस कहा जाता है। शाकाहारी मनुष्यों के लिए क्या कहा जाता है, इसको मांस कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक प्रोटीन, जो मांस में प्रोटीन, वसा और उपयोगी जो हमें चाहिए, हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी तत्व, उपयोगी पदार्थ हमें जो चाहिए, वो पूरी मात्रा जो होती है एक मांस से हमें प्राप्त हो सकती है। उसी तरीके से शाकाहारी मनुष्य के लिए जो शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं उनके लिए ये जो सोयाबीन है एक मांस के भांति होती है। और उसी तरीके से जिस तरीके से हमें मांस से प्रोटीन तत्व मिलते हैं, वसा की मात्रा जो हमें मिलती है, कैल्शियम की जो मात्रा हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाती है, वो पूरी मात्रा जो है हम क्या कर सकते हैं, सोयाबीन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको क्या बोला जाता है, मांस कहा जाता है। ठीक है, तो अधिक प्रोटीन होता है। इसके दाने में 38 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, इसके दाने में कितना पाया जाता है, 38 से 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो अन्य दालों की अपेक्षा बहुत ही अधिक है। जो अन्य दलहनी फसलें हैं और अन्य दालों की अपेक्षा बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन कितनी होती है, 38 से 42%। ठीक है, कितनी होती है आप यहाँ देख सकते हैं, 38 से 42% की जो है प्रोटीन मात्रा होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें 19.5% वसा, 20.9% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। ठीक है, कितनी प्रतिशत, वसा के बारे में अगर पूछा जाता है कि सोयाबीन में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि सोयाबीन की में 19.5% वसा पाई जाती है।
कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, तो बता सकते हैं 20.9% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 9% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके आगे अब क्या है, पश्चिम देशों में, ठीक है, इसे ये जो फसल है वो ज़्यादातर पश्चिम देशों में सोयाबीन को तिलहनी फसल के अंतर्गत रखा गया है। जो पश्चिम देश है उस देशों में इस फसलों को ज़्यादातर तिलहनी फसलों के रूप में रखा गया है। और क्योंकि इसका उत्पादन इन देशों में तेल निकालने के किया जाता है, जिस देश में इसे तिलहनी फसलों के अंतर्गत रखा गया है उस देशों में इसकी जो उत्पादन कार्य होती है उस तेल निकालने के लिए किया जाता है। और भारत में भी सोयाबीन वर्तमान में एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में स्थान क्या हो गया है, बना लिया है। क्योंकि भारत में भी इसका उपयोग जो है ज़्यादातर अब हम तेल निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तेल निकालने के लिए करते हैं। और सोयाबीन की बहुउपयोगिता के कारण दिनों दिन इसकी खेती और इससे बने उत्पाद बाज़ार में लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, इसकी खेती और इससे बने उत्पाद बाज़ार में ये क्या कर रहा है, एक लोकप्रियता प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी ये जो फसल है निरंतर धीरे धीरे वृद्धि कर रही है और मनुष्यों के लिए ज़्यादा उपयोगी होने के कारण जो उत्पाद बाज़ार है वहाँ भी ये अच्छे तरीके से लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से क्या हो रही है, लोकप्रिय हो रही है। सोयाबीन से तेल निकालने के बाद बचे हुए उपजात खली, ठीक है, बचे हुए उपजात खली यानी ऑयल केक, खली मतलब क्या होता है, ऑयल केक भी जानवरों या मुर्गियों के लिए एक उत्तम आहार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जानवरों और मुर्गियों के लिए एक उत्तम आहार के रूप में उपयोग में लाई जाती है। यानी सोयाबीन के तेल निकालने के बाद जो उसका चोखा बचता है, चोखा मतलब समझ गए, चोखा मतलब जब हम सोयाबीन को पूरी तरीके से निचोड़ कर उससे तेल निकालने का कार्य करते हैं और तेल निकालने के बाद जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, तो उसे हम खली बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, खली बोलते हैं। इंग्लिश में उसको ऑयल केक बोला जाता है। इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, ऑयल केक बोला जाता है। और ये जो ऑयल केक होती है जानवरों मुर्गियों के लिए एक उत्तम आहार के रूप में उपयोग में लाई जाती है। जानवरों मुर्गियों के लिए एक उत्तम आहार के रूप में उपयोग में लाई जाती है। यानी जो सोयाबीन है उसकी पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। पहला तो उसे एक दलहनी फसलों के रूप में, दूसरा एक तिलहनी फसल के रूप में, ठीक है, दलहनी और तिलहनी, ठीक है, दलहनी फसल के रूप में हम उसको एक बड़ी के रूप में, आपने नाम सुना होगा सोयाबीन बड़ी करके, तो सोयाबीन बड़ी के रूप में उसको खाद्य पदार्थ के रूप में भी हम ले सकते हैं, सब्जी के रूप में। दूसरा उससे हम तेल निकाल कर एक खाद्य तेल के रूप में उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। अब जब उससे कुछ बच जाता है, उससे कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं जिसको हम खली बोल रहे हैं, उपजात खली जो होती है वो जो होती है जानवरों और मुर्गियों के दाने के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो इस तरीके से हम सोयाबीन का क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन का क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से हलवा, पूड़ी, गुजिया, चाट, दही बड़ा, दाल, भुजिया, सूप, ब्रेड, दूध आदि भी भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तथा वनस्पति तेल, जैसे वनस्पति तेल के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले मैंने बताया था तिलहनी फसल मतलब हम एक खाद्य तेल के रूप में उपयोग में ला लेते हैं। और वनस्पति तेल के तहत बहुत सारे ऐसे जो तेली पदार्थ होती है, उसका भी हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि वनस्पति तेल के रूप में और घी के रूप में, साबुन के रूप में, ग्लिसरीन के रूप में, वसा अम्ल, ठीक है, वसा अम्ल के रूप में, क्रूड सोयाबीन आदि उत्पाद बनाए जा सकते हैं। क्रूड सोयाबीन आदि उत्पाद क्या कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, सोयाबीन से हलवा, ठीक है, गुजिया, चाट, दही बड़ा, दाल, भुजिया, सूप, ब्रेड, दूध ये भोज्य पदार्थ के रूप में, तथा वनस्पति तेल के रूप में घी, साबुन, ग्लिसरीन, वसा अम्ल, क्रूड सोयाबीन आदि उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्रूड सोयाबीन आदि उत्पाद इससे क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसकी फसल जो होती है दलहनी होने के कारण जड़ों में गांठों के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्रित कर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, एक देखो
सोयाबीन जो है, सोयाबीन की फसल को बोने से जो मिट्टी है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी ये बढ़ाने का कार्य करती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो होती है उसको भी ये बढ़ाने का कार्य करती है। किस तरीके से? एक दलहनी होने के कारण इनके जड़ों में जो गांठ होती है, इनके जड़ों में जो गांठ होती है, गांठों के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये क्या कर लेती है? ऑब्जर्वेशन कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, एकत्रित कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है? एकत्रित कर लेती है। और एकत्रित करने के बाद भूमि को उपजाऊ शक्ति, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति रहती है उसको बढ़ाने का क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, एकत्रित करने के बाद जो भूमि होती है उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का ये कार्य करती है। ठीक है, ये हो गई उसकी महत्व। तो इस तरीके से हम ऑल ओवर ले लेते हैं, तो ऑल ओवर लेंगे तो सोयाबीन जो है पूरी तरीके से उस फसल से लेके एक एक उसकी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सोयाबीन हमारे लिए उपयुक्त है, जानवरों के लिए उपयुक्त है, मुर्गियों के लिए उपयुक्त है। यानी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके दाने के रूप में चूजे के लिए, मुर्गियों के लिए और विभिन्न पक्षियों के जो दाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इस तरीके से हम उसको पूरी तरीके से प्रोटीन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। प्रोटीन के लिए उसको क्या किया जा सकता है? उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है आपकी उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति किस तरीके से होती? इसकी उत्पत्ति का जो है उसका अनुमान जो है पूर्वी एशिया या चीन से किया जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है उसकी जो अनुमान हम लगाते हैं, तो ये जो अनुमान है पूर्वी एशिया या चीन से किया गया है। पूर्वी एशिया या चीन से किया गया है। ठीक है, पूर्वी एशिया और किससे किया गया है? चीन से किया गया है। आज से 5000 वर्ष पूर्व, आज से 5000 वर्ष पूर्व इसकी खेती का लोग चीन के प्राचीन ग्रंथ मैट्रिया, ठीक है, मैट्रिया मेडिका, क्या बोला गया है? मैट्रिया मेडिका, यहाँ देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, मैट्रिया मेडिका से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मैट्रिया मेडिका से मिलता है। कितने हजार वर्ष पूर्व? 5000 वर्ष पूर्व इसकी खेती का जो उल्लेख है मैट्रिया मेडिका से मिलता है। और भारत में 1822 ईस्वी से, भारत में 1822 ईस्वी से नागपुर में सर्वप्रथम इसकी खेती की गई थी। नागपुर में सर्वप्रथम इसकी खेती की गई थी। तो ये होती है उसकी उत्पत्ति। ठीक है, याद रहेगा आपको कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पूर्वी एशिया या चीन से किया गया। 5000 वर्ष पूर्व इस खेती का उल्लेख जो है चीन के प्राचीन ग्रंथ मैट्रिया मेडिका से मिलता है। और हमारे जो भारत देश में है इसकी उत्पत्ति जो है 1822 ईस्वी में नागपुर में सर्वप्रथम इसकी खेती की गई थी। ठीक है, तो भारत में कब आई? ये 1822 ईस्वी में। अगर आपको पूछा जाता है कि भारत में सोयाबीन की उत्पत्ति कब हुई, तो आप बता सकते हैं कि भारत में सोयाबीन की जो उत्पत्ति है 1822 ईस्वी में नागपुर में सर्वप्रथम इसकी खेती की गई थी और वहीं से इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्षेत्रफल का वितरण। इसकी क्षेत्रफल एवं वितरण किस तरीके से होता है? एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो भारत में सोयाबीन के अंतर्गत 22 लाख, भारत में सोयाबीन के अंतर्गत 22 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 22 लाख हेक्टेयर, यानी 1993 से 1994, 1993 से 1994 तक क्षेत्रफल तथा उत्पादन जो है 6.52 मिलियन टन 1997 से लेके 1998, ठीक है, तक, तथा उसकी उत्पादकता 9.95, ठीक है, 9.95 क्या किए गए हैं? तो इसकी उत्पादकता जो है वो 9.95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के राज्यों में की जाती है। ठीक है, अगर भारत में आपको पूछा जाता है कि सोयाबीन की जो खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है, तो आप बता सकते हैं कि भारत में मुख्य रूप से इसकी जो खेती है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान में की जाती है। और मध्य प्रदेश में इसकी जो खेती है मुख्यतः होशंगाबाद, मालवांचल और इस तरीके से बहुत सारे जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं उधर ये फसल जो है की जाती है। ठीक है, इसकी जलवायु,
कि ये जो फसल है इसकी जलवायु जो है किस तरीके से होती है, किस तरीके की जलवायु में हम इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं, इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम कर सकते हैं और किस तरीके से ये जलवायु को सहन कर सकती है। ठीक है, तो सोयाबीन के लिए एक गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा, सोयाबीन के लिए एक गर्म नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और बीज अंकुरण के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उचित वृद्धि के लिए 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापक्रम उपयुक्त रहता है। ठीक है, ये बहुत उपयुक्त बात है और बहुत आप लोग के लिए विशेष है कि कोई भी फसल जब बोने का काम करते हैं तो उसकी जलवायु के समकक्ष आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी फसल कितने जलवायु के तहत हम उसकी उसकी उपज को हम कर सकते हैं और उसकी उत्पादक क्षमता, उसकी उपज को हम बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पूरी फसल जो होती है जलवायु पर ही डिपेंडेंट होती है। ठीक है, पूरी जो फसल होती है वो क्या होती है, जलवायु पर ही डिपेंडेंट होती है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी फसल को बोने से पहले उसकी जलवायु क्या होती है और किस तरीके के क्षेत्रों में उसको बोया जाता है या किस तरीके के क्षेत्रों में उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो जलवायु जो होती है सोयाबीन के लिए गर्म नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, बीज अंकुरण के लिए 40 डिग्री से फ़ारेनहाइट तथा उचित वृद्धि के लिए, उचित वृद्धि मतलब उसकी उपज को बढ़ाने के लिए, एक उचित उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उसके लिए 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम उपयुक्त रहती है। कम तापक्रम पर फूल कम लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, कम तापक्रम पर फूल जो है कम लगते हैं। फसल पकते समय अधिक वर्षा हानिकारक है, फसल पकते समय अधिक वर्षा जो होती है हानिकारक है। इससे पहले भी आपने अरहर के बारे में पढ़ा है, तो अरहर में आपने क्या देखा कि जो अरहर की फसल होती है उसके लिए भी जो अधिक वर्षा है वो हानिकारक होती है, यानी कम सिंचाई के साधन में ही हम इसका क्या कर सकते हैं, उपज कर सकते हैं, इस फसल को बोने का काम कर सकते हैं, उस उपज को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है बात है कि फसल पकते समय अधिक वर्षा हानिकारक होती है, आपके लिए जानकारी होनी चाहिए। जड़ों में पानी नहीं भरना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि जड़ों में पानी नहीं भरना चाहिए। अगर जड़ों में पानी भर जाती है तो ये पूरी तरीके से जड़ों से ही पूरी फसल को नष्ट कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। ठीक है, ये हुई उसकी जलवायु, ये क्या हुई उसकी जलवायु। अब है आपकी उन्नत किस्में, उन्नतशील किस्में। तो उन्नतशील किस्में किस तरीके से होती है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग उन्नत किस्म की फसलें पाई जाती है। ठीक है, उन्नत किस्म की फसलें पाई जाती है और ये जो उन्नत किस्म की फसलें हैं ये उसकी समय सीमा को निर्धारण करती है। ठीक है, कि कौन से फसल कितने समय तक कितने दिनों में तैयार हो सकती है। ठीक है, तो उन्नतशील किस्म के तहत सोयाबीन की जो उन्नतशील किस्में होती है इसके तहत बहुत सारी जातियाँ हैं इनकी, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बुआई करने का कार्य किया जाता है। जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तरी क्षेत्र में ब्रैग, शिलाजीत, अलंकार बी, ठीक है, अलंकार बी के 262, बी के 308, बी के 327, बी के 416, ये जो प्रजातियां हैं, ये जो जातियां हैं ये पूरी तरीके से उत्तर क्षेत्र पर निर्भर रहती है और उत्तर क्षेत्र में ही इसकी खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जवाहर, गौरव, दुर्ग, ब्रैग, अंकुर और पीके 472 जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, ये मध्यवर्ती क्षेत्र के तहत आती है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, KHSB 2, MACS 13 और इमरूड पैलिकॉन, ये जो प्रजातियां हैं वो दक्षिण क्षेत्र के तहत आती है। चौथा है आपका मध्य प्रदेश में 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली जातियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश जो है क्षेत्र है वहाँ पर इसकी जो प्रजातियां हैं, ये चौथे पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, इसकी जो समय सीमा है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली जातियाँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 110 से 115 दिन पर तैयार होने वाली जाति कौन कौन सी होती है, दुर्गा JS 80, ठीक है, दुर्गा JS जो है 80 से 21 दिन में, और पंजाब 1 है। ठीक है, और क्या है आपका पंजाब 1 है।
इन किस्मों का उपयोग ग्रीष्मकालीन सोयाबीन फसल के लिए किया जाता है। इन किस्मों का उपयोग ग्रीष्मकालीन सोयाबीन फसल के लिए किया जाता है। खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त जातियाँ गौरव, दुर्गा, JS 75 से 46 एवं JS 80 से 21 है। और ये जो जातियाँ हैं 115 से 125 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। ये जो जातियाँ हैं कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 115 से आपके लिए 125 दिनों तक। ध्यान दीजिएगा उसकी समय सीमा क्या होती है, बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, कि इसकी समय सीमा जो होती है वो 115 से 125 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। इन किस्मों के अलावा टाइप 49, हार्डी JS 2, पंजाब 1, क्लार्क 63, VLS 1, J 231 और J 202, PK 330, NP 4, ली, सीमेस आदि जो किस्में हैं ये भी पूरी तरीके से बहुत प्रचलित जातियों के तहत आती है। ठीक है, और इनका भी उपयोग उसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, भूमि कि इस फसलों के लिए भूमि किस तरीके से चाहिए होती है। इन फसलों के लिए जो भूमि है वो किस तरीके से उपयुक्त होती है, किस तरीके के क्षेत्रों में, किस तरीके की मृदा में इसकी जो है खेती की जाती है, उसके बारे में बताया गया है। तो भूमि के तहत सोयाबीन की जो खेती है विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन हल्की मृदाएँ अच्छी समझी जाती है। लेकिन हल्की मृदा जो होती है, हल्की यानी भुरभुरी जो होती है, हल्की मिट्टी होती है, वो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, अच्छी समझी जाती है। दोमट, मटियार, दोमट और अधिक उर्वरता वाली कपास की काली मिट्टी वास्तव में आदर्श मिट्टी कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दोमट मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, ठीक है, और अधिक उर्वरता वाली कपास की काली मिट्टियाँ, ये मिट्टी के प्रकार होते हैं। मिट्टी के प्रकार के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो दोमट मिट्टी, मटियार दोमट, अधिक उर्वरता वाली कपास की काली जो मिट्टियाँ होती है वो पूरी तरीके से एक आदर्श मिट्टी के तहत कही जाती है। और ये जो मिट्टियाँ हैं पूरी तरीके से सोयाबीन के लिए एक अच्छे से उपयुक्त मिट्टी के तहत आती है, क्योंकि ये जो मिट्टियाँ होती है इसकी जो उर्वरता होती है बहुत अच्छे से होती है, और इसमें कोई भी जो फसल बोई जाती है उसको उर्वरता की मात्रा देने की ज़्यादातर आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भूमि का जो pH मान है इसमें वो 6.6 से 7.5 तथा मृदाओं में वर्षा का पानी ना भरे, अन्यथा जड़ों का विकास सही नहीं होगा बोला गया है। तो ये आपको मिट्टी के बारे में बताया गया कि मिट्टी किस तरीके से होनी चाहिए। ये जो मिट्टियाँ हैं हल्की मृदाओं के रूप में होनी चाहिए और इसके लिए बहुत अच्छी उपयुक्त मिट्टी कही जाती है। और दोमट मिट्टी, मटियार दोमट और अधिक उर्वरता वाली कपास की काली मिट्टियाँ भी एक अच्छे आदर्श मिट्टी के रूप में आपके लिए पाई जाती है। और इस तरीके की मिट्टी में जो pH मान होती है, मिट्टी की pH मान होती है वो 6.6 से 7.5 तक होनी चाहिए, और वर्षा का पानी इसमें ना भरे। ध्यान देना होगा, जब आप इस तरीके की फसलों को लेते हैं तो वर्षा का पानी इसमें ना भरे। जैसे कि पिछले फसल के बारे में हमने बात किया था, अरहर के फसल के बारे में, तो वहाँ भी आप लोग को बताया गया था कि इस तरीके की फसलों में वर्षा का जो जल है ना भरे। ठीक है, वर्षा का जल जो है ना भरे, नहीं तो ये पूरी तरीके से जड़ को नष्ट कर देती है, और जड़ को नष्ट होने से पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। ठीक है ना। तो ये होगी उसकी मिट्टी। उसके बाद है आपकी खेती की तैयारी। तो खेती की तैयारी किस तरीके से की जाती है, खेती की तैयारी किस तरीके से की जाती है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी खेती की जो तैयारी है आपका, जो खेती की तैयारी है वो गहरी भूमियों में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके,
ध्यान दीजिएगा, खेती की तैयारी इस तरीके की जो सोयाबीन की फसलें हैं उसकी खेती की तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो गहरी भूमियों में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो चलाना पड़ता है। 2 से 3 बार क्या करना पड़ता है, हैरो चलाना पड़ता है। उसके बाद पट्टा लगाकर खेत को समतल बनाने का कार्य किया जाता है। पट्टा का मतलब समझ सकते हैं ना, पट्टा मतलब पूरी भूमि को समतल बनाने का कार्य किया जाता है। फिर खेत को थोड़ा ढालदार बना लिया जाता है। खेत को थोड़ा क्या कर दिया जाता है, ढालदार बना दिया जाता है, ताकि जो पानी का ठहराव है वो ना हो, ताकि जो पानी का ठहराव है वो ना हो। क्योंकि अगर पानी का ठहराव होता है तो वो पूरी तरीके से जो सोयाबीन की जड़ें हैं वो पूरी तरीके से उसको क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो खेती की जब हम तैयारी करते हैं तो खेत जो होती है वो थोड़ी ढालदार होनी चाहिए। ठीक है। बोते समय उचित नमी का होना आवश्यक है। बोते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो है कम सिंचित क्षेत्रों में ही उपयुक्त होती है। तो इसके लिए आप जो भूमि को चयन करते हैं वो एक उचित नमी का होना वहाँ आवश्यक है। अतः पलेवा करके बुआई करनी चाहिए, और उसमें पलेवा करके क्या करनी चाहिए, बुआई करने का कार्य किए जानी चाहिए। ये हो गई उसकी खेती की तैयारी। बुआई का समय एवं ढंग, तो बुआई का समय और ढंग किस तरीके से होता है, बुआई का समय एवं ढंग। तो बुआई अतिशीघ्र बुआई करने पर पौधा की वृद्धि अधिक हो जाती है। ठीक है। बुआई अतिशीघ्र करने पर पौधे की जो वृद्धि होती है बहुत अति शीघ्र ही उसमें वृद्धि होती है। उपज सीमित रह जाती है। देर से बुआई करने पर पौधे की वृद्धि कम होती है, इसलिए उसको सही समय पर बोया जाना अति आवश्यक है। सोयाबीन को निम्न के समय पर बुआई किया जा सकता है। जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में अगर हम बोने का कार्य करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में बोने के लिए मई के अंतिम सप्ताह से मध्य जून तक इसको बोना चाहिए। मई के अंतिम सप्ताह से मध्य जून तक इसको बोना चाहिए। मध्य क्षेत्र में अगर हम इस फसल को लेते हैं तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसको लेना चाहिए। ठीक है। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसको लेना चाहिए। सोयाबीन के बीज खरीफ में 45 सेंटीमीटर पंक्ति की दूरी पर, सोयाबीन के जो बीज है खरीफ फसल जब हम बोते हैं तो उसकी जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर पंक्ति की दूरी तक। ठीक है। तथा बसंतकालीन फसल में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोई जानी चाहिए। बसंतकालीन में कितने सेंटीमीटर दूरी पर बोई जानी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोई जानी चाहिए। पौधे से पौधे की जो दूरी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर हो, और भांवर भूमियों में पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई छिटकावा विधि, ये हल या सीड ड्रिल से पंक्तियों में करते हैं। जो इसकी बुआई का काम है वो जो छिड़कावा विधि से, हल या सीड ड्रिल से पंक्तियों में करते हैं। और पंक्तियों में बुआई करना बहुत ही अच्छा होती है, लाभप्रद होती है। पंक्तियों में बुआई करना क्या होती है, बहुत ही अच्छा होती है, लाभप्रद होती है। ये हुई उसकी बुआई का समय और ढंग। नेक्स्ट है आपका बीज दर। बीज दर होती है 65 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। ठीक है। यानी प्रति हेक्टेयर बीज कितनी डालनी चाहिए, 65 से 80 किलोग्राम तक, जिसका समानता अंकुरन कितना प्रतिशत होता है, 85% होता है। ठीक है। यानी जो 65 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हम बोने का काम करते हैं तो वो जो बीज होती है वो सामान्यतः 85% अंकुरित होती है। ठीक है। पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या जो होती है 0.2 से 0.4 मिलियन की संतुष्टि की गई है। ठीक है। 0.2 से 0.4 मिलियन तक की संतुष्टि की गई है, जो किस्म पर निर्भर करती है। जो किस्म से क्या करती है, किस्म पर निर्भर करती है। तो ये हुई इसकी बीज दर। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बीज दर भी बहुत आप लोग के लिए कोई भी फसल जब आप लेते हैं तो उसकी बीज दर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि कितने हेक्टेयर में, कितने क्षेत्रफल में हम कितने किलोग्राम बीज को बोने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आगे है बीजोपचार। बीजोपचार कैसे कर सकते हैं, बीज बोने के पहले 3 ग्राम थीरम अथवा डायथेन AM 45 ठीक है प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। इसके पश्चात बुआई से कुछ पहले राइजोबियम
कल्चर 500 ग्राम प्रति 80 किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करनी चाहिए। तो ये है उसकी बीजोपचार। ठीक है, बीज दर के पहले आपको बीजोपचार के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि हम बीजों को उपचार किस तरीके से कर सकते हैं, बीजों को शुद्धतम बनाने के लिए हम कार्य किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले क्या किया जाता है, बीजोपचार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक बाकी जो फसल होती है उसी तरीके से इसमें भी दी जाती है, जैसे कि मृदा परीक्षण के आधार पर ही खाद ही दी जानी चाहिए। दलहनी फसल होने से वजह से नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। आपको पता है कि दलहनी फसल जो होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और वो नाइट्रोजन की मात्रा से जो मृदा होती है पूरी तरीके से उर्वरक बनी रहती है, उसकी उपज जो है अच्छे से होती है। ठीक है, 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम देते हैं तो बहुत ही लाभदायक होगी और उसकी उपज भी अच्छे से रहेगी। यानी हमें ज़्यादा मात्रा में यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा भी देने की आवश्यकता नहीं होती है और नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, ज़्यादातर नहीं पड़ती है। ठीक है, इन उर्वरकों की मात्रा जो होती है अंतिम जोताई में हल के पीछे किस तरीके से देनी उसको बताया जा रहा है। तो इन उर्वरकों की जो मात्रा होती है जुताई में हल के पीछे 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर डाली जानी चाहिए। बोने के 30 से 35 दिन बाद सोयाबीन का एक पौधा उखाड़कर देखना चाहिए। ठीक है, बोने से 30 से 35 दिन के बाद, बोने के 30 से 35 दिन के बाद सोयाबीन का जो एक पौधा होती है उसको उखाड़कर हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, कि जड़ों में जो ग्रंथियाँ पड़ी है या नहीं पड़ी है। जो जड़ों में ग्रंथियाँ पड़ती है ना उसको हमें देख लेनी चाहिए कि उसमें ग्रंथियाँ पड़ रही है नहीं पड़ रही है। ठीक है, यदि ग्रंथियाँ नहीं पड़ी है तो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फूल आने के समय प्रयोग में लानी चाहिए। ठीक है, 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फूल आने के समय प्रयोग में लानी चाहिए। तो इस तरीके से खाद और उर्वरकों की मात्रा को भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। सिंचाई के लिए क्या होती है, खरीफ में सोयाबीन के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यदि वर्षा कम पड़ती है, यदि वर्षा कम हो तो एक सिंचाई फली का भरने की आवश्यकता में। ठीक है, यदि वर्षा कम पड़ जाती है सिंचाई के लिए तो एक सिंचाई फली भरने की अवस्था में की जानी चाहिए। फिर जल निकास का उचित प्रबंध करना भी अति आवश्यक होता है। जब आप सिंचाई करते हैं तो ये जो फसल है कम सिंचाई में ही क्या हो सकती है, कम सिंचाई वाली ही फसलों के तहत आती है। इसलिए इसमें जब आप जल देने का कार्य करते हैं सिंचाई के समय तो आपके पास जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उचित प्रबंध होनी चाहिए। ठीक है, खरपतवार प्रबंध आपको पता है पिछले जो से फसलों में हमने खरपतवार प्रबंध किया तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको करनी। खरपतवार की रोकथाम में तो निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहले बुआई में 30 दिन के बाद, दूसरी में 45 दिन के बाद। रासायनिक विधि द्वारा रोकथाम अच्छी रहनी चाहिए। रासायनिक बॉल्सिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व भी क्या कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। तो ये उसकी खरपतवार प्रबंध के तहत होती है। फसल चक्र, तो फसल चक्र के तहत कौन कौन से ऐसे फसल है जिनके तहत इन सोयाबीन के फसलों को ली जाती है। तो फसल चक्र में सोयाबीन के साथ गेहूं, सोयाबीन के साथ आलू, सोयाबीन के साथ चना, सोयाबीन के साथ आलू और लोबिया, और सोयाबीन के साथ ज्वार और गेहूं। ठीक है, ये जो फसलें हैं फसल चक्र के रूप में सोयाबीन के साथ ली जाती है और ये सभी जो फसलें हैं आपकी एक वर्षीय फसल के तहत आती है। जो सभी फसलें आपकी कितनी फसलों के तहत आती है, कितनी वर्षों की फसलों के तहत, ये जो फसल है पूरी तरीके से एक वर्षीय फसलों तक आती है। ये हुई आज के टॉपिक में पूरी तरीके से आपका सोयाबीन के बारे में कि सोयाबीन की वास्तविक नाम क्या है, उसकी कुल क्या है और उसको किस तरीके से बोया जाना चाहिए, किस तरीके से उसकी महत्व होती है और उसकी उत्पत्ति, उसकी क्षेत्रफल, जलवायु, उन्नत किस्म की फसलें, ये कार्य इसमें की जानी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।